Okay, we are going to start with software engineering unit 3rd requirement analysis. Okay, so मैंने जो आपको लास्ट वाला जो टॉपिक हुआ था वो अपना हुआ था DFD, दैट इज योर डेटा फ्लो डायग्राम, राइट। अब डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर क्या हुआ था, अपन ने पूरा कवर कर लिया था। अब उसके बाद DFD के बाद नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है, दैट इज योर कंट्रोल फ्लो डायग्राम। अब कंट्रोल फ्लो डायग्राम में बेसिकली क्या है कि डेटा फ्लो में हमने ये बताया था कि डेटा जैसे टॉप है, बिगनिंग हुई प्रोग्राम की और लास्ट तक हम आए तो डेटा का फ्लो कैसे रहता है, हर एक स्टेप के बाद कौन सा प्रोसेस आता है और कैसे वो एग्जीक्यूट होकर नेक्स्ट स्टेप में जाता है। अब जो कंट्रोल फ्लो डायग्राम है ना, उसमें हम कंप्लीटली ये चेक करेंगे कि कंट्रोल कैसे फ्लो होगा, क्योंकि जब भी आप डेटा को फ्लो करोगे किसी ना किसी पॉइंट पे डिसीजन आएगा। ठीक है, जैसे ही आपका डिसीजन आएगा तो वहां पे आप डिसीजन लेके ये देखोगे कि हमें कौन सा पार्ट अब सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो हमें इस साइड जाना है, अगर बी ग्रेटर है तो क्या कंडीशन होगी, तो वो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल बताता है। सेम यही कंसेप्ट होता है इसके अंदर भी, कंट्रोल फ्लो डायग्राम के अंदर, कि हम इसमें ये देखते हैं कि जब डेटा ऑलरेडी फ्लो के हमारे पास आ रहा है और बीच बीच में कहीं पे भी कंट्रोल की कंडीशंस हमारे पास आ रही हैं, तो जब भी आपके पास कंट्रोल की वो कंडीशंस अकर होती हैं तो उस वक्त आप ये चेक करते हो कि फ्लो कैसे जाएगा। इसमें ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आप पूरे प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। कंट्रोल फ्लो डायग्राम में हम क्या करते हैं कि कुछ नोटेशंस ऐसी हैं जिसमें हम सिर्फ वो कंट्रोल का फ्लो बताते हैं जो जिस पार्ट से स्टार्ट होता है और जब वो एंड होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली दिखाना पड़ता है। ठीक है, अभी वो मैं उससे डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी। अब नेक्स्ट इसमें था, सेकंड पॉइंट है कि ये रिप्रेजेंट करता है आपका इवेंट और कंट्रोल फ्लो, कि अगर लेट सपोज कोई इवेंट हो गया, ठीक है, कि कोई भी इवेंट आकर हुआ, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी था, पहले आया कि ए की वैल्यू 2 आ गई, अब चेक करो ए इज ग्रेटर देन बी है। तो अगर ऐसा कोई इवेंट अकर हो रहा है तो फिर उसके बाद आपका कंट्रोल फ्लो कैसे करेगा, हम सिस्टम को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे सिस्टम के अंदर जो आपकी थिंग्स हैं। ठीक है, तो उसको हमें चेक करना पड़ता है। अब इसमें ध्यान रखना, एक आता है, टू थिंग्स होती हैं। एक होता है आपके पास डेटा फ्लो, जो हमने डेटा फ्लो डायग्राम्स में देखा था कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका डेटा फ्लो कैसे कर रहा है। और एक आपके पास आता था कंट्रोल फ्लो, जिसमें हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि कंट्रोल कैसे फ्लो करता है डेटा फ्लो के अंदर। ठीक है, अब ये डायग्राम से समझना, इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डेटा एंड कंट्रोल फ्लो, ये वॉर्ड एंड मेलर की नोटेशन है। अब देखो, इसमें 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, डेटा फ्लो ये कहता है कि जितना भी ये सॉलिड एरो है ये हमेशा आपका डेटा फ्लो बताएगा कि ये डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये जो इसके अंदर ए और सी मेंशन है, तो ए और सी बेसिकली आपका क्या है, ये आपका डेटा फ्लो का प्रोसेस है। तो डेटा फ्लो जो होता है हमेशा उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वॉर्ड और मेलर की नोटेशन पे, और जो आपका कंट्रोल फ्लो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और डैश बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो डैश बबल है बेसिकली वो आपको क्या बता रहा है, वो आपका कंट्रोल का प्रोसेस बता रहा है। अब हमने ये क्या किया था, हमने बेसिकली ये चेक किया कि हमारे पास टू थिंग्स हैं, राइट, कि एक तो आपके पास डेटा फ्लो है और एक कंट्रोल फ्लो है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से में डेटा फ्लो हो रहा है, कौन से में कंट्रोल फ्लो हो रहा है। इसीलिए ये जो थे वॉर्ड और मेलर, इन्हें नोटेशन दी कि हमें डेटा अगर अलग से फ्लो करवाना है और कंट्रोल फ्लो अलग से करना है तो दोनों के प्रोसेस को हम सेपरेट रखेंगे, ताकि एटलीस्ट हमें पता लगे कि कंट्रोल फ्लो कहाँ पर हो रहा है और डेटा कहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ए और सी, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपका डेटा फ्लो आकर हो रहा है, और ये जो बी वाला पार्ट है वहां पे आपका कंट्रोल आ रहा है, और कंट्रोल फ्लो होके कंट्रोल को फ्लो करना हम शो करा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक एक सिंगल डायग्राम हुआ, कहीं पे नहीं समझ में आया मुझे इन्फॉर्म कर देना। नेक्स्ट आपकी जो नोटेशन आई थी वो आई थी हेटले एंड फिर वही एक्सटेंशन। इसमें इसने कहा कि हमें दोनों प्रोसेस को सेपरेटली शो करना है। एक आपका प्रोसेस मॉडल, अब प्रोसेस मॉडल और कुछ नहीं है, प्रोसेस मॉडल बेसिकली आपका डेटा फ्लो डायग्राम ही है, और एक आपका कंट्रोल मॉडल। तो इन दोनों मॉडल्स को, प्रोसेस मॉडल को और कंट्रोल मॉडल को हमने अलग किया। प्रोसेस मॉडल में बेसिकली आपका डेटा फ्लो डायग्राम आ रहा है, और कंट्रोल मॉडल में सीएफडी। हमने ये क्यों किया, ताकि एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि डेटा फ्लो कौन से पार्ट में कर रहा है और कंट्रोल हमारा कौन से पार्ट में फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा, जब भी डेटा, बिगनिंग में कभी भी कंट्रोल फ्लो नहीं होता, बिगनिंग में हमेशा डेटा फ्लो होके ही आता है। बीच बीच में कंडीशंस आती हैं जहाँ पे आपको कंट्रोल चेक करना पड़ता है अपने प्रोग्राम का, कि कंट्रोल फ्लो कैसे करेगा। ठीक है, क्या कंडीशंस आ रही हैं, और लास्ट में जो आपका आउटपुट आता है वो भी एक कंट्रोल होके आउटपुट आता है। तो बिगनिंग हमेशा किससे होती है, डेटा के इनपुट से होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका प्रोसेस अगर हो गया, ठीक है, कोई भी प्रोसेस आ रहा है, कंट्रोल प्रोसेस आ रहा है, तो उसमें हम बेसिकली डेटा को ही फीड करते हैं, फिर वहां पे कंट्रोल करके जो प्रोसेसिंग होती है, और फिर जो आउटपुट आता है वो आपका कंट्रोल आउटपुट आता है। मेन कंसेप्ट क्या है कंट्रोल फ्लो डायग्राम का, कि हमें क्या करना है, ये शो करना है कि कंट्रोल
जो बेसिकली है वो कौन से पार्ट से लेकर कौन से पार्ट तक अकर हो रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आपका ये दोनों हो गया। तो इसमें सिर्फ इतना, ये जो दोनों डायग्राम थे इनमें बेसिकली हमें यही शो करना था कि कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो को हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल फ्लो डायग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके पास कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। ये कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस आपको ये बता रहे हैं कि दो थिंग्स आती हैं, और ये कंट्रोल स्पेसिफिकेशन और प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को लर्न करना जरूरी है। क्यों लर्न करना जरूरी है मैं आपको बताती हूँ कि कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि अगर कोई भी इवेंट हुआ या कोई भी एक्शन अकर हो गया अगर हमारे सिस्टम के अंदर, तो हमारा सिस्टम वर्क कैसे करेगा, ठीक है। वो क्या अकरेंस जो होगी उसकी, कौन सा प्रोसेस हम इन्वोक कराएंगे, क्या वर्क करना कैसे स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट आएगा आपके पास इसमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ये बताता है कि जो स्टेट होते हैं उनको हम हमेशा रेक्टेंगल के अंदर लेते हैं। अब एक स्टेट से हमें दूसरे स्टेट पे स्विच करना होता है। कैसे हम स्विच करते हैं, लेट सपोज आई एम स्लीपिंग और मेरे किड्स ने आके मुझे अवेक किया, तो जब मैं स्लीप कर रही हूँ वो मेरी स्टेट 1 है, और जब मैं वेकअप हो गई तो वो मेरी स्टेट 2 है। अब उसका रीजन क्या था कि कोई ना कोई ऐसी चीज अगर हुई जिसने स्टेट 1 को स्टेट 2 में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम शो करते हैं, वो अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट इसमें आता है पीपीटी के अंदर कंट्रोल प्रोसेस एक्टिवेशन टेबल, दैट इज पैट, ठीक है। ये पैट के अंदर क्या होता है, जितना भी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता है उसमें जो भी वर्क हुआ है, कितनी स्टेजेस थी, फिर ट्रांजिशन में क्या हुआ, फिर आउटपुट क्या निकला, स्टेज 2 में कैसे गए, स्टेज 2 में आपने क्या इनपुट दिया कि आप स्टेज 3 में जा रहे हो, वो सारी की सारी प्रोसेस एक्टिवेशन टेबल के अंदर स्टोर होती है। क्योंकि जब स्टेट 1 से आप स्टेट 2 में गए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको हम प्रोसेस 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल स्पेसिफिकेशन हो गया। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई इवेंट या कोई भी एक्शन अकर होता है तो आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, उसको हम शो करते हैं। इसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसटीडी यूज करते हैं, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और पैट आपकी प्रोसेस एक्टिवेशन टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में बेसिकली हम यही चेक करते हैं कि आपके पास जो है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन बेसिकली एक मेथड है जिसमें आपने जब भी इनपुट दिया, इनपुट से आपका आउटपुट कैसे क्रिएट होके आया हम उसको चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब इनपुट दिया था और अपना आउटपुट तक आ गया, नहीं एक प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कैसे चला। आप कॉलेज गए, ठीक है, 8 o'clock आप वेकअप हुए, उसके बाद 8 o'clock से लेके 4 o'clock जब तक आप घर फाइनली रीच नहीं कर पाते, जो भी एक थिंग्स अकर हो रही हैं, लेक्चर 1 प्लान हो रहा है, लेक्चर 2 हो रहा है, रिसेस आ रही है आपका, ठीक है। तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस है। तो सेम वही होता है कि जब भी आप इनपुट देते हो तो आउटपुट जब आपका आता है, तो इनपुट से लेके जो भी प्रोसेसिंग हुई और फिर जो आउटपुट आया, तो वो जो भी उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर अकर हुआ, डिसीजन अगर आपने लिया, कोई एल्गोरिथम आपने यूज किया, कोई फ्लो चार्ट आपने यूज किया, तो वो हमें पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो था कंट्रोल प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे थे तो वहां पे कंट्रोल का फ्लो होगा। अगर आप प्रोसेस स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हो तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन हमेशा आपके डेटा फ्लो प्रोसेस को डिफाइन करता है, ठीक है, कि डेटा का फ्लो कैसे होगा, यानी कि और डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। और जितनी भी डिटेल्स होती हैं आपके प्रोग्राम की, आपने कौन सा सिंटेक्स यूज किया है या क्या चीज उसमें अकर हुई है, वो सारी की सारी डिटेल्स प्रोसेस स्पेसिफिकेशन रहती है। तो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में क्या रहेगा आपका, कंट्रोल, पूरा कंट्रोल रहेगा सिस्टम का, आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम रहेगा और आपका पैट रहेगा। जबकि अगर हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो बेसिकली कंट्रोल, आपका जो डेटा फ्लो डायग्राम होता है उसकी इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करके रखता है और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है बिगनिंग से लेके एंड तक की, ठीक है। अगर आप में से किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना मिड में ही, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है बिहेवियर मॉडलिंग, ठीक है। तो बिहेवियर मॉडलिंग क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर सिस्टम में कोई चीज अकर हो रही है, ठीक है, तो वही जैसे मैंने बोला, अगर किड्स ने आके मुझे अवेक किया और मैं वेकअप हो गई, ठीक है, तो अगर किड्स ने आके अवेक किया उस टाइम पे मैं अवेक हुई, वो जो प्रोसेस है वो बिहेवियर बता रहा है कि अगर कोई इवेंट अकर हुआ तो आपके करंट सिस्टम पे या करंट जिस स्टेट में आप हो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो दैट इज योर बिहेवियर मॉडलिंग। इसको हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से शो करते हैं, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक स्टेट चेंज हो गई है दूसरी स्टेट में, ठीक है, किसी कंडीशन या इवेंट के अकर होने पर। अब जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरोज ट्रांजिशन के लिए कि मूवमेंट कैसे हो रहा है वन स्टेज से दूसरी स्टेज में, तो उसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आपके एरोज से, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास ये आता है कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। बिहेवियर मॉडलिंग में हम क्या चेक करें, बिहेवियर चेक करें किसका, कि जब कोई इवेंट होगा तो वो पर्टिकुलर स्टेट जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसमें हम देखते हैं फोटोकॉपियर सॉफ्टवेयर का हमने एग्जांपल लिया। सबसे पहले क्या हुआ, ये जितने भी रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये 4 रेक्टेंगल्स जो हैं ये स्टेट हैं, ठीक है, यानी ये कुछ अपना वर्क कर रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब इस पे जैसे ही कोई एक्शन अकर होगा तो ये अपनी स्टेट को चेंज करेंगे। अब एग्जांपल लो उसका, कि ये मशीन है जो फोटोकॉपीज कर रही है, इसमें कंटिन्यूअसली इनपुट आता जा रहा है, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, ये कंटिन्यूअसली अपना वर्क करती जा रही करंटली। कब तक ये अपना वर्क करेगी, जब तक कि ये जैम नहीं हो जाती, ठीक है, या फिर ये एम्प्टी नहीं हो जाती। तो यहाँ पे दो कंडीशन आई। लेट सपोज कि ये एम्प्टी हो गई। एम्प्टी होने का मतलब है कि पेपर फिनिश हो गए, तो हमने पेपर को लोड कराने का वर्क स्टार्ट कर दिया। अब एम्प्टी जो हुई, एम्प्टी का मतलब ये आपका इवेंट अकर हुआ, और इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक्शन क्या किया, कि ठीक है अगर फिनिश हो गए हैं आपके पास A4 शीट्स, तो हम क्या करेंगे और A4 शीट्स को सिस्टम के अंदर लोड कर देंगे, राइट। अब नेक्स्ट मान लो कि फोटोकॉपी मशीन एम्प्टी नहीं हुई थी, उसके अंदर स्टिल पेपर थे, तो क्या हुआ, वो अपना वर्क कंटिन्यूअसली करती जाएगी। कब तक करती जाएगी, जब तक कि वो जैम नहीं हो जाती। तो अगर वो जैम हो जाएगी तो हम उसको डायग्नोस करना कि क्या प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। जब फोटोकॉपी मशीन एम्प्टी हुई थी, उस कंडीशन में क्या हुआ था कि रीलोडिंग पेपर, यानी आप स्टेट 2 पे पहुंच गए थे। अगर वो जैम हो गई तो आप कहाँ पहुंच गए, स्टेट 3 के अंदर पहुंच गए। अब फाइंडिंग प्रॉब्लम, अब जब तक हम ये मशीन यहीं पे, ये स्टेट इसी पे रहेगी जब तक कि क्या होगा, कोई इवेंट नहीं आता। अब इवेंट क्या आया, नॉट जैम, इट मीन्स ये फिक्स हो चुकी है। जैसे ये फिक्स हो गई है तो ये क्या करेगी, नेक्स्ट इनपुट लेना स्टार्ट कर देगी कि इनपुट लो और फोटोकॉपी मशीन अपना वर्क स्टार्ट कर दो। सेम यहाँ पे हुआ कि अगर ये एम्प्टी इसका इवेंट था, तो जब तक ये इवेंट रहा तब तक इसने क्या किया, लोड किया पेपर को, और जैसे ही पेपर लोड हो गया, फुल हो गया, यानी ये इवेंट अकर हुआ कि पेपर फुल लोड हो चुका है, तो वापस से आपने क्या किया, इनपुट ऑपरेशन को कॉपी करा कि क्या इनपुट आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 आ गया, चलो चैप्टर नंबर 8 को कॉपी करो। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये बेसिकली क्या है, आपके स्टेट्स हैं, और ये जो एरो हैं ये ट्रांजिशन बता रहे हैं कि हम इस स्टेट में थे, अब हम इस स्टेट के अंदर मूव कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी वेरिफिकेशन कराना है उसका। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो 4 ब्लॉक्स हैं ये बेसिकली रेक्टेंगल आपके स्टेट शो कर रहे हैं, और इनके बीच में ये जो एरोज हैं ये आपके ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले स्टूडेंट ने कलेक्ट किया फॉर्म, ठीक है, फॉर्म वेरीफाई होने के लिए गया, इसमें इवेंट क्या था, फुल। अगर पूरा कंप्लीट हो गया आपका फॉर्म तो वेरीफाई का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरीफाई हुआ तो दो चीजें अकर हो सकती हैं, दो इवेंट आ सकते हैं। या तो रिटर्न होगा फॉर्म, रिटर्न होगा क्योंकि इनकम्प्लीट फॉर्म था या कोई करेक्शन थी। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वेरीफाई हो गया, ठीक है, अगर वेरीफाई हो गया तो हम क्या प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एक्शन क्या लेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे स्टूडेंट को। तो वेरीफाई जो है, जैसे यहाँ पे आप देखो ये आइडल जो है ये आपका इवेंट है, और ये जो रीड ऑपरेशन इन्वोक करना है ये एक्शन। जब भी कोई इवेंट अगर होता है तभी हम एक्शन को परफॉर्म करते हैं, अगर इवेंट नहीं होगा तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई हो गया, यहाँ पे आ गए हम ऑथेंटिकेटिंग फॉर्म पे। अब यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा ये इवेंट अगर होगा, या फिर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा ये इवेंट अगर होगा। अगर ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि रिसिप्ट को इशू करा लो, ठीक है। अगर मान लो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो वो वापस से क्या करेगा, कलेक्शन फॉर्म पे जाएगा, फिर से फॉर्म कलेक्ट करके फिर से उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो बिहेवियर मॉडलिंग क्या बताती है, बिहेवियर मॉडलिंग आपको बेसिकली ये बताती है कि अगर कोई भी स्टेट है आपके पास, तो स्टेट में अगर कोई ट्रांजिशन हो जाता है तो वो स्टेट जो है वो चेंज होके दूसरी स्टेट बन जाती है। स्टेट 1 में अगर आप हैं तो आप स्टेट 2 में चले जाएंगे। ये बेसिकली आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपको किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ये यूनिट 3 मैंने कंप्लीट करी है, मैं यूनिट 4 से स्टार्ट करूंगी। से यस और नो, क्या कंडीशन है बता दो। यस मेघा, एनीवन एल्स, कोई प्रॉब्लम है। ओके फाइन, हम स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट से आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है
ओके, अब हम बताते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 4th। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब तक हमने क्या किया था, हमने अभी तक ये वर्क किया है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने पूरी कंप्लीट कर ली। जब हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, हमने सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, एक मिनट। अब हमने बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, यूनिट 4 के अंदर अभी तक हमने किया था कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आए, हमने रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट बना लिया, डॉक्यूमेंट बनाया, उसको साइन करवा लिया आपके कस्टमर से, और उसकी एनालिसिस हो गई कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर हो गया है, जिसको हमने बोला था एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जैसे ही ये खत्म होता है, उसके बाद हमारी डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। तो हम डिजाइनिंग को क्या बोलते हैं बेसिकली, कि डिजाइनिंग हम कब करते हैं, पहली बात, डिजाइनिंग जो होता है वो हम तब करते हैं जब हमारे पास सारे रिक्वायरमेंट्स आके कलेक्ट हो गए, और अब हमको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करे, उनको आप एक यूजर इंटरफेस बना के उसकी डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, कि ये जो है, ठीक है, सेव का बटन कहाँ होगा, अबाउट अस की इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, तो वो डिजाइनिंग पार्ट जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें इसने बोल रखा है कि इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन एसडीएलसी। ये फर्स्ट स्टेप क्यों है, इट इज नॉट अ फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमेशा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, लेकिन इसने बोला है ये फर्स्ट स्टेप एसडीएलसी की वो स्टेप है जो प्रॉब्लम के डोमेन से सॉल्यूशन के डोमेन में जा रही है। क्योंकि प्रॉब्लम डोमेन हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस को, क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक बार अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट होना हमने स्टार्ट कब किया, जब हम क्या कर रहे थे बेसिकली, आपका सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या पार्ट है, जब भी आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, उसके बाद आप डिजाइनिंग करना शुरू कर देते हो, जिसमें आप बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ डिजाइन। अब टाइप्स ऑफ डिजाइन में बेसिकली क्या आ रहा है हमारे पास, कि जो इसकी अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर की जो डिज़ाइन होती है, अभी तक हमने 2 डिज़ाइन स्टडी करी थी। एक हाई लेवल डिज़ाइन होती है और एक लो लेवल डिज़ाइन होती है। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ तरह के डिज़ाइन्स ऐसी आएँगी कि एक होगी आपकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि ये कंप्लीट डीएफटी, जो पूरा डेटा फ्लो डायग्राम होता है आपका, उसको कंटेन करती है, क्योंकि ये बताएगी फ्लो कैसे करेगा डेटा का जब आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लिए तब। और आपका बेसिकली एक रिलेशनशिप बताएगी वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर और डिजाइन पैटर्न, यानी एक अगर वेबसाइट का एक पेज है और दूसरा पेज है, तो उसके बीच में कैसे आप लिंकिंग करोगे, क्या रिलेशनशिप होगी, उनको हमें कनेक्ट करना है या नहीं कनेक्ट करना है। ये पूरा आर्किटेक्चर, यानी एक सिस्टम का एक मॉडल जो हम बना लेते हैं, प्रोटोटाइप जिसको बोलते हैं, तो वो बेसिकली आपका एक आर्किटेक्चर डिजाइन है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस में हमें क्या करना है, जितने भी सेक्शंस आपने बनाए, जितने भी पेजेस आपके वेबसाइट के आपने बनाए, उन सबको हम लिंक करेंगे। ठीक है, तो उस लिंक करने के लिए हमें कंट्रोल स्पेसिफिकेशन चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन टेबल होती है, डायग्राम होता है, और पैट पी एटी प्रोसेस एक्टिवेशन टेबल होती है। वो दोनों टेबल जो है उनको कंसिडर हम करते हैं। ठीक है, आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो मैंने अभी बिहेवियर मॉडलिंग में कवर किया है, और डीएफडी दैट इज योर डेटा फ्लो डायग्राम। तो इंटरफेस डिजाइन में हमारे पास ये सारी चीजें, तब जाके हम कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, यूजर का और कंप्यूटर का या डिजाइनर जो है उनका इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आती है आपकी कंपोनेंट लेवल डिजाइन। कंपोनेंट लेवल डिजाइन के अंदर क्या होता है, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन सारे होंगे। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में कंट्रोल फ्लो डायग्राम आ जाएगा, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन सारे होंगे, जिसमें आपकी डीएफटी डेटा फ्लो डायग्राम आ जाएगा, और एक आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो 3 तरह की बेसिकली आपकी डिजाइनिंग होती है। एक आर्किटेक्चर, जिसमें पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर हम प्लेस कर देते हैं। सेकंड इंटरफेस डिजाइन, जिसमें हम ये देखते हैं कि हर एक पेज, वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरे पेज से कैसे लिंक होगा। कंपोनेंट लेवल डिजाइन का मतलब होता है कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी बहुत, लेट सपोज कि हमारा 8 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको 8 मंथ्स में आपके पास कम से कम 2 या 3 मंथ्स आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लगे। इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत लंबा है। तो हम क्या करेंगे कि छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में या मॉड्यूल्स में, जिसको हम बोलते हैं, यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं, इसमें इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए जब आप डिवाइड करोगे, आपको डेटा फ्लो डायग्राम पता होना चाहिए, आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पता होना चाहिए, कंट्रोल फ्लो डायग्राम होना चाहिए, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, और आपकी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। ये 5 थिंग्स आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट आता है ये टेबल, अगर आप देखो, सॉरी डायग्राम अगर आप देखो, तो ये जो डायग्राम है ये एनालिसिस मॉडल का है जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कवर किया था। तो आप ये मानो कि हमें यूनिट थर्ड से ये चीज मिली, और अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जा रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस से ये चीज मिली है, ये सर्कल मिल रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, और एंटिटी रिलेशनशिप टेबल है, जो मैंने आपको कहा था ये आप खुद पढ़ लेना कि ईआर डायग्राम क्या होते हैं, जिसमें एंटिटीज होती है और उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। अ, उसके अलावा आपके पास डेटा डिक्शनरी है। डेटा डिक्शनरी हमने ऑलरेडी कवर की थी। डेटा डिक्शनरी बेसिकली क्या थी, जिसके अंदर कंप्लीट, जैसे रोल नंबर 1 जो है अभिषेक है, उसका जो डेटा था प्लस उससे रिलेटेड जो डेटा है, उसका रोल नंबर, फोन नंबर, एज, वो सारी की सारी कंप्यूट होती है। ठीक है। तो ये डेटा डिक्शनरी है। ये आपके कंट्रोल स्पेसिफिकेशन आ गए, ये आपके प्रोसेस स्पेसिफिकेशन आ गए, और ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है। तो ये जितने भी डेटा है, अब ये डेटा क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स हमने ले लिए, हमें ये सर्कल मिल गया। अब ये सर्कल क्या कंटेन कर रहा है, एनालिसिस मॉडल, जितना भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस का डेटा था वो सारा इसके अंदर स्टोर है। अब हम डिजाइनिंग की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि हमारे पास आर्किटेक्चर डिजाइन है, इंटरफेस डिजाइन है, और कंपोनेंट की डिजाइन है। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर आप कंपोनेंट्स बना रहे हो, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के उसमें वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, तो आपको इसमें CSPEC चाहिए, आपको इसमें PSPEC यानी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम चाहिए। अगर आप इंटरफेसिंग कर रहे हो, यानी आप यूजर को और कस्टमर जो है, और सॉरी डिजाइनर जो आपके पास है, उसके बीच का इंटरेक्शन कर रहे हो, तो हमें डेटा फ्लो डायग्राम और कंट्रोल फ्लो डायग्राम चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमारी वेबसाइट करेगी क्या एक्चुअल में। फिर हमारा आर्किटेक्चर डिजाइन, जो सिर्फ डेटा फ्लो डायग्राम पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपके पास पूरा डेटा है सिस्टम का, तो आप आर्किटेक्चर बना सकते हो डिजाइनिंग का। ठीक है। और डेटा डिजाइन, अब डेटा डिजाइन में हमें क्या चाहिए, देखो डेटा बोल रहा है, तो आपको क्या चाहिए कि आपके डिजाइनिंग आर्किटेक्चर डिजाइन तो आपके पास बन के आ चुकी है, लेकिन उसके अंदर आपको डेटा फीड करना है। तो डेटा आता कहाँ से है, डेटा आता है डेटा डिक्शनरी से, क्योंकि सब कुछ तो स्टोर डेटा डिक्शनरी में, एक सॉर्ट ऑफ डेटाबेस। और आपका ईआर डायग्राम, अब ईआर डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी स्टूडेंट आपका एक एंटिटी है, तो उसके एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी, फोन नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, ये सारे क्या होंगे, उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे। उन्हीं एट्रीब्यूट्स के अंदर तो आप इन्फॉर्मेशन को फीड करोगे, दैट इज योर डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिजाइन के अंदर हमें ये दो चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये कवर किया है कि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या होती है, और आपका बेसिकली ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आपके पास ये आता है, आपके पास डिजाइन फंडामेंटल्स। ठीक है। अब क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डिजाइन करने के लिए आपको क्या क्या थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बनेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम डिजाइन फंडामेंटल्स के टोटल 9 टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं आपके डिकम्पोजिशन एंड मॉड्यूलैरिटी। अब पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं समझ में आ रही, तो उसको फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, नहीं समझ आ रहा, तो उसको क्या किया हमने, 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो 5 यूनिट्स हैं वो आपके 5 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। अब जब डिकम्पोजिशन खत्म होता है, तब मॉड्यूलैरिटी स्टार्ट होती है। मॉड्यूलैरिटी क्या है कि डिकम्पोजिशन का जो रिजल्ट आया था, जो मॉड्यूल्स डिकम्पोजिशन ने बनाए, उस वो मॉड्यूल्स, वो जो सेपरेट मॉड्यूल्स हैं, उनको जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी। तो देयर इज अ डिफरेंस। डिकम्पोजिशन क्या करेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रही, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और मॉड्यूलैरिटी क्या है, वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिन पे अब हमको वर्क करना है। ठीक है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम इजी बनाने के लिए उसको सब पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन क्या करता है कि जितने भी दो तरह के डिस्क्रिप्शन आएंगे हर एक डिकम्पोजिशन में। ठीक है। पहले एक बार आपको ये डायग्राम बना दो, इससे इजी हो जाएगा। ठीक है। ये टॉप लेवल है, ये आपकी बॉटम लेवल है, तो हम यहाँ पे सिर्फ दो लेवल की बात करेंगे। ठीक है। लेट सपोज ये लेवल 1 है, ये हाई लेवल है, और ये आपकी लो लेवल है। ठीक है। अब वापस से हम डिकम्पोजिशन पे आते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन क्या कह रहा है आपको कि
सॉरी, मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन क्या कह रहा है कि जो हाई लेवल का डिस्क्रिप्शन था उसमें तो तुम्हारे सारे फंक्शंस थे कि ये मेरी जो वेबसाइट है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, फैकल्टी का डेटा कैसे स्टोर करेगी, स्टूडेंट का डेटा कैसे स्टोर करेगी, ठीक है। और जो लोअर लेवल का डिस्क्रिप्शन आता है यानी लेवल 2 की जो मैंने बात करी, उसके अंदर आएगा कि आप इन सारे फंक्शंस को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे और इनमें आपस में जो दूसरे कंपोनेंट्स है जिसमें हमने डिवाइड किया उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सेकंड आ गया डेटा ओरिएंटेड। डेटा का मतलब है कि जब आप बात करोगे हाई लेवल स्ट्रक्चर की, डिस्क्रिप्शन की, तो उसमें तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होंगे जैसे लिंक लिस्ट है आपका, एरे है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन लो लेवल पे आएगा कि कौन कौन सा डेटा उसके अंदर है। जैसे मान लो लिंक लिस्ट के अंदर मैंने नंबर ले रखे हैं 1 to 4, ठीक है, और मैंने लिंक लिस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। लेकिन जो लो लेवल का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आएंगे कि कौन कौन से आपने नंबर ले रखे हैं और वो नंबर रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है। थर्ड आता है अपना इवेंट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन। इसके अंदर हाई लेवल के अंदर आपके पास जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे मैंने 4 स्टेट्स बिहेवियर के अंदर बताई थी, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, ये सारी की सारी स्टेट आ जाएंगी। और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसका कैसे बताएंगे, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि स्टेज 1 से आप स्टेज 2 पे कैसे जा रहे हो, स्टेज 2 पे आ गए तो आप आगे स्टेज 3 पे कैसे मूव कर रहे हो। तो ये इवेंट के बेसिस पे होगी। जब कोई इवेंट अकर होगा तभी वर्क होगा, अगर इवेंट अकर नहीं होता है तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। आउटसाइड इन डिजाइन कहती है कि जो हाई लेवल का डिस्क्रिप्शन है उसमें तो आपके पास सारे इनपुट्स आ जाएंगे जितने भी सिस्टम के अंदर इनपुट्स है, ठीक है। और जो लो लेवल की डिजाइन होगी वो बताएगी कि आपने उस इनपुट से कैसे प्रोसेसिंग करी और आउटपुट आपके पास आया तो कैसे आया, ठीक है। यानी ये वाली डिजाइन जो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है लेवल 1 का, उस पे तो आपको इनपुट्स बता देगी, और जो लो लेवल डिजाइन है उस पे ये बताएगी कि आपने उन इनपुट्स को कैसे यूज करके अपने आउटपुट को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट लास्ट है आपका इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या करती है, हाई लेवल पे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर लेट सपोज एंटिटीज है आपके पास, ठीक है, कि जैसे कि कस्टमर एंटिटी है, बोरोवर एंटिटी है, वो आपने सारी ले ली। लो लेवल के अंदर आएगी कि हर एक एंटिटी का क्या एट्रीब्यूट्स था। यानी अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का आईडी क्या था, उसका फोन नंबर क्या था और एड्रेस क्या था। और ये जो कस्टमर है, बोरोवर है या डिपॉजिटर है, ये आपस में रिलेटेड कैसे है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में एक हाई लेवल डिजाइन होगी, एक लो लेवल डिस्क्रिप्शन होगा, नॉट डिजाइन, डिस्क्रिप्शन होगा। हाई लेवल पे तो मेन थिंग आती है, लो लेवल पे उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आता है कि अब आपस में आप कनेक्टिविटी करोगे तो करोगे कैसे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट हम डिकम्पोजिशन एंड मॉड्युलैरिटी के बाद आए लेवल्स ऑफ डिकम्पोजिशन पे, ठीक है। तो ये जो लेवल्स ऑफ डिकम्पोजिशन पे मैंने बता दिया था कि ये टॉप लेवल है। टॉप लेवल क्या करता है, जो डेटा है ना उसको, ओके वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम फाइनली फोटो, ओके। नहीं, अब जो हम बात कर रहे थे लेवल्स ऑफ डिकम्पोजिशन, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ओवरऑल डेटा है, ठीक है। जब आप नीचे जा रहे हो लेवल पे तो आप हर एक डेटा का, जैसे ये P1, ये P2, P3, P4, P5, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दोगे। अब जैसे मान लो ये एपेक्स यूनिवर्सिटी है, ये आपका बीसीए डिपार्टमेंट है, ये तो हम सिर्फ बीसीए डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये बीसीए प्राइम हो गया, ये ग्लोबल हो गया, ये बीसीए जनरल हो गया। तो हर एक को नीचे जाके कंप्लीट आप स्पेसिफाई करो, लर्न करो, वो होता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। यानी ऊपर जब हमने बात की तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, ये इसके 5 यूनिट थी, और जब हर एक यूनिट में जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है ओके इसके भी इतने पार्ट्स हैं और इसमें भी हमें इतने इतने चैप्टर्स लर्न करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन। मॉड्युलैरिटी मैंने बता दिया कि मॉड्युलैरिटी अराइज कब होगी, जब आपका डिकम्पोजिशन हो, कि आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स मिलेंगे, आप हर एक मॉड्यूल पे वर्क करना स्टार्ट करो, हर एक मॉड्यूल को आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है, तो दैट इज योर मॉड्युलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा कि हमें मॉड्युलैरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों है। यस मेघा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम वो मैं पूछ रही थी कि मॉड्यूलैरिटी का मेन बेनिफिट क्या होता है अपन को हाँ सॉफ्ट हाँ सिस्टम डिजाइन में। हाँ, तो ये आ गया नेक्स्ट स्लाइड है, नीड ऑफ मॉड्युलैरिटी। लो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो नीड ऑफ मॉड्युलैरिटी क्या कहता है बेसिकली आपसे, कि अगर मान लो मेरा सिस्टम है, जैसे ये वाली हम देखते हैं, ये है P1, ये प्रॉब्लम है P1, ये प्रॉब्लम है P2, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अराइज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि P1 मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है और P2 छोटी प्रॉब्लम है, तो एफर्ट P1 में ज्यादा लगेगा, P2 में कम एफर्ट लगेगा। अगर मान लो मैं दोनों को कंबाइन, जैसे लेट सपोज करो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट सब्जेक्ट है,
ठीक है? अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मिड टर्म फर्स्ट और मिड टर्म सेकंड नहीं कराती, तो खुद सोचो कि पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 5 यूनिट को कंप्लीट करना कितना टफ जॉब है। अगर मैंने मिड टर्म 1, M1 और M2 कराया, तो यहाँ पे हमने क्या कराया कि अगर हम M1 और M2 कराते हैं, ठीक है? तो अगर M1 में पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक M2 पार्ट में, तो आप इज़िली M1 को पढ़ लोगे और इज़िली M2 को कवर कर लोगे। तो आपका क्या होगा, अलग-अलग मॉड्यूल्स में हमने कराया तो आपने कोर्स कवर कर लिया। अगर हम आपको एक ही कोर्स सीधे प्रोवाइड करते हैं कि नहीं कोई मिड टर्म नहीं है, सीधे लर्न करो और एग्जाम दो, तो वो आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता। तो हम मॉड्यूल्स में ब्रेक करते क्यों हैं? क्योंकि अगर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो हम उसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और वो कॉम्प्लेक्सिव होती है और वो एफर्ट भी ज्यादा लेती है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिव है और अगर आप उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हो, जैसे मैंने मॉड्यूल्स के अंदर इसमें डिवाइड कर लिया, तो जो मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद जो है उस एफर्ट को आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्सिव हो। ठीक है? तो ये बेसिकली नीड ऑफ मॉड्युलैरिटी होती है। ठीक है? क्लियर है मेघा आप? यस मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। अब देखो एब्स्ट्रैक्शन है क्या? एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इंटरेक्ट विद द सिस्टम, नहीं, लेवल ऑफ, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वो डेटा प्रोवाइड करते हैं यूजर को जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उसको रिक्वायर्ड है, और वो डेटा हाइड कर लेते हैं जिसकी उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? ये कहता है आपका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यानी जितना भी आपको सिर्फ यूजर को, अगर लेट सपोज कार ड्राइव कर रहा है तो आपने उस बंदे को बता दिया कि कार ड्राइव कैसे करना है, स्टीयरिंग को मूव कैसे करना है, ठीक है, गियर को चेंज कैसे करना है, बट आप उसकी जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने उसको बता दी, लेकिन जितनी भी उसकी डिटेल्स थी कि अगर आप एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहे हो तो इंटरनल कार की फंक्शनिंग क्या चल रही है, ये हम हाइड कर लेते हैं, ये हम उसको नहीं बताते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिव डिटेल्स है। तो जितनी रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो प्रोवाइड करना, और जितनी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होती है उसको हाइड करना इज योर एब्स्ट्रैक्शन। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन कवर हुई है। अब लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है कि जितनी हाई लेवल होती है उतनी डिटेल हम कम देते हैं, जितनी लोअर लेवल पे जाओगे आप उतनी डिटेल ज्यादा दोगे। जैसे अगर मैं किसी को कार ड्राइव करना सिखा रही हूँ, तो मैंने हायर लेवल पे उसको सिर्फ ये बताया कि तुम ड्राइव करना कैसे है। ठीक है? एक बार वो बंदा खुद ड्राइव करना सीख जाएगा तो उसको प्रोसेस समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि वो नीचे की लेवल्स पे एब्स्ट्रैक्शन की पहुंच जाएगा कि अगर मैं इसको एक्सेलरेटर प्रेस कर रहा हूँ तो क्या इवेंट हो रहा है, अगर मैं ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ तो एक्चुअल में कार के अंदर फंक्शनिंग हो कैसे रही है। ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्शन वो होता है जिसमें हाई लेवल पे बहुत कम डेटा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके लोअर लेवल्स पे जाते जाते उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और पूरे सिस्टम का जो डेटा होता है A to Z, वो आपको लास्ट लेवल में एब्स्ट्रैक्शन के मिलता है। ठीक है? अब इसमें हम आते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हम बताते हैं कि हमें वर्क करना है, ठीक है? कि ये सारे वर्क हमें करने हैं, लेकिन हम ये सब कुछ बता देते हैं कि वर्क को करने का मेथड क्या है। यानी एक तरीके से आपने बता दिया कि ये फंक्शंस परफॉर्म करना है, लेकिन फंक्शंस परफॉर्म करोगे कैसे ये डिटेल्स हम कभी भी नहीं बताते। ठीक है? तो बेसिक ऊपर क्या थिंग्स जो हैं, जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड कर दिया। उनको प्रोवाइड करने के लिए फंक्शंस के अंदर क्या क्या थिंग्स है वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन वही मैंने जो एग्जांपल लिया था कार वाला, वो यहाँ पर है कि जो एसेंशियल डेटा आपको चाहिए था वो डेटा आपने प्रोवाइड कर दिया। अगर मुझे सर बोलते हैं कि ठीक है प्रिंसिपल सर कि मुझे आपकी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए 42, तो मैंने क्या किया, 42 स्टूडेंट्स के नेम और उनके आईडी लिख के उनको प्रोवाइड कर दिया। लेकिन मैंने कंप्लीट जो इंटरनल डिटेल्स थी कि आपके फोन नंबर है, आपके पेरेंट्स की डिटेल है, एक्स्ट्रा डिटेल्स है, वो मैंने हाइड कर ली। तो दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि मैंने जो रेलिवेंट चाहिए थी प्रिंसिपल सर को वो इन्फॉर्मेशन पास की, और जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने मेरे पास स्टोर करके रख रखी है। ठीक है? ऐसे ही आता है आपका कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। ए डिफाइन प्रोग्राम कंट्रोल मैकेनिज्म। ये बताएगा कि कंट्रोल हो कैसे रहा है। ठीक है? कि ये वाली कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी है तो ये कंडीशन ना करोगी, ए इज लेस देन बी है तो ये कंडीशन ना करोगी, लेकिन उसके लिए अंदर से आपने क्या लॉजिक यूज कर रखा है वो कभी भी स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक है? तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन हुआ। अब एब्स्ट्रैक्शन के बाद आता है आपका स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। अब इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का मतलब है कि आप जो लेयर्स हैं एब्स्ट्रैक्शन की, जो हमने लेयर्स की बात करी थी, जो हमने सेकंड टॉपिक कंप्लीट किया है, उसी में क्या करता है, सबसे पहले तो उसके हाई लेवल पे जाता है। ठीक है? वहां से वो डेटा को लेता है, फिर वो जो डेटा है मैंने कहा था उसमें बहुत कम डिटेल्स होती हैं, तो वो सेकंड लेवल पे जाएगा, वहां से डिटेल लेगा, नहीं समझ में आया थर्ड लेवल पे जाएगा, वहां से कंप्लीटली डिटेल्स जो है वो लेके आएगा। दैट इज योर स्टेप
वाइज डिफाइनमेंट, जिसमें हम टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जाते हैं, क्योंकि अगर मुझे कंप्लीट डेटा एक्सेस करना है तो मुझे लोअर लेवल तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज योर स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर आते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अगर मान लो छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको बनाने का किसी कंपनी ने दिया है कि आपको 2 डेज के अंदर बनाना है या 10 डेज में बनाना है, तो वो ईजी है, उसको आप ब्रेक मत करो मॉड्यूल्स में। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए आ गया, या अगर आपके पास कोई बड़ी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आ गई, तो आप क्या करते हो उसको, जैसे आपकी प्रॉब्लम हुई P1, ये एपेक्स यूनिवर्सिटी की जयपुर वाली ब्रांच है, ये जोधपुर वाली ब्रांच है, ये कोटा की है, ये अलवर की है, तो हमने इसको क्या किया, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक मॉड्यूल एक टीम को दे दिया, S1 टीम को, S2 को, S3 को, S4 को, कि ये सॉल्यूशन बिल्ड कर दो। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर। और जब वो सारी टीम्स अपना सोल्यूशन बिल्ड कर देंगे, S1, S2, S3, S4, तो लास्ट में हम इन सबको कंबाइन करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर हमारा बना लेंगे। ठीक है, तो दैट इज योर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको सब प्रॉब्लम्स में कंप्यूट करो, ब्रेक कर दो, और फिर धीरे धीरे हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ और लास्ट में सबको मिक्स कर दो। ठीक है, अब सेकंड थिंग इसमें ये आ रही थी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर, कि जब आपने उसको ब्रेक किया पार्ट्स के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि वो इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर आए, कि आपकी प्रॉब्लम एस थी तो आपने उसको S1, S2, S3 में डिकम्पोज किया, नहीं, जरूरी नहीं है। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है S1, पहले S2 सॉल्व करी, फिर S2 के अंदर S3 का डेटा था उसको सॉल्व किया। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये वाला मॉडल जो है स्ट्रक्चर